तो जैसा डॉक्टर सविता ने कहा कि आज हम लोग बातचीत करेंगे कि साहित्यिक कृतियों की व्याख्या और विचारधारा की समस्या। पूरी दुनिया में दरअसल साहित्य और विचारधारा के संबंध को लेकर तमाम वर्षों से, बल्कि कहना चाहिए कि शताब्दी से ज़्यादा वक्त बीत गया, इस पर बहस होती रही है कि साहित्यिक कृतियों की व्याख्या के लिए विचारधारा कितनी आवश्यक है, वो है भी कि नहीं है। क्या विचारधारा एक अनिवार्य घटक है किसी साहित्यिक कृति का? क्या विचारधारा के बिना किसी साहित्यिक कृति को डिकोड नहीं किया जा सकता? क्या साहित्यिक कृति को नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं समझा जा सकता? बहस होती रही है और बल्कि इसको बहुत पीछे जाकर आप देखेंगे तो दो तरह की बातें हमारे वहाँ साहित्य में रही हैं। आप लोग बीए और एमए में कुछ पढ़कर आए होंगे। एक तो साहित्य जो है वो जीवन के लिए, यानी कला जीवन के लिए, और एक कला कला के लिए। जो कला कला के लिए है, जाहिर है कि उसमें किसी तरह के वैचारिक आग्रह को लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। जो कला जीवन के लिए है, उसमें यह मानते हैं लोग कि वो चीज़ आ जाती है, वैचारिक आग्रह आ जाता है। दरअसल जब कहते हैं कि कला कला के लिए में कोई वैचारिक आग्रह नहीं है, तब भी वहाँ आग्रह तो होता ही है, कोई न कोई विचार तो होता ही है साहित्य में। आप कविता लिखेंगे, आप कहानी लिखेंगे, आप उपन्यास लिखेंगे, या साहित्य की किसी भी विधा में आप कुछ सृजन करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना विचार के आप कोई लेखन कर रहे हों या कुछ लिख रहे हों। ये संभव है। हम कहते रहें कि कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बिना विचार के कोई कृति कैसे संभव हो सकती है? जिन्हें विशुद्ध कलावादी माना गया, कहा गया कि ये लोग कलावादी हैं, उनके वहाँ भी कोई न कोई विचार काम करता है। लेकिन विचार और विचारधारा एक चीज़ नहीं है, जुड़े हुए जरूर हैं। विचारों से ही विचारधारा की ओर कोई बढ़ सकता है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से एक जैसे नहीं है। जैसे आधुनिक होना एक बात है और आधुनिकतावाद का सिद्धांत जो आया उसके साथ जुड़ना दूसरी बात है। इसे समझने की ज़रूरत होती है। हमारे वहाँ मध्यकाल में, रीतिकाल में घनानंद जैसे कवि हुए जो आधुनिक थे, हर तरह से आधुनिक थे, लेकिन आधुनिकतावाद का पूरा सिद्धांत घनानंद के बाद आया। यूरोप में भी घनानंद के बाद आया। हमारे वहाँ तो घनानंद पहले हो गए थे। तो मैं कह यह रहा था कि जब आप साहित्य को पढ़ना शुरू करते हैं तो साहित्य की मूल भूमि जो है वो विचार है। विचार के बिना साहित्य सृजित नहीं हो सकता है। लोग लिखते भी रहे। आप जब देखें हमारे, अगर पुरानी कृतियों को आप देखेंगे, भक्ति साहित्य जिसको आपने पढ़ा होगा, कबीर को पढ़ा होगा या आपने, तो कबीर जब लिख रहे थे तो वो कबीर के भीतर से निकले सारे विचार हैं, उनके अपने जीवन से, अपने अनुभव से, अपनी सोच से निकले विचार हैं। वो किसी विचारधारा विशेष के आग्रही नहीं है, जैसा कि पिछले 100 वर्ष के साहित्य में हुआ है कि कुछ न कुछ ऐसा होता रहा है कि कवि किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ते रहे, लेखक, कथाकार उनके साथ जुड़ते रहे। जो भी हमारे मध्यकाल के कवि हैं, भक्ति की बात है तो भक्ति एक विचार की तरह है। हम लोग अब उसे विचारधारा की तरह अब जाकर के पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो आग्रह रहा सबसे अधिक, जो 20वीं शताब्दी, जो पिछली शताब्दी थी, जो बीती है, 20वीं शताब्दी में विचारधाराओं की बात सबसे अधिक हुई। विचारधाराओं का संघर्ष भी अधिक हुआ और जो केंद्रीय विचार पूरी दुनिया में साहित्य में रहा, कोई उससे सहमत हो, असहमत हो, माने न माने, उसकी कमियों की ओर देखे, उसकी अच्छाइयों की ओर देखे, लेकिन सत्य यह है कि मार्क्सवाद नाम की जो विचारधारा थी वो पूरी दुनिया में साहित्य के और कलाओं के केंद्र में रही। घनघोर पूंजीवादी देशों में भी, यानी अमेरिका जैसे देशों में भी लिटरेचर के भीतर मार्क्सवाद का एक गहरा प्रभाव देखा गया। स्वयं भारत में, और सिर्फ हिंदी में नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं में मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव देखा गया।
लेकिन सिर्फ मार्क्सवाद अकेली विचारधारा नहीं है 20वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में। गांधीवाद एक बहुत प्रमुख विचारधारा है और यह लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ से, यानी गांधी जी जैसे ही भारत आते हैं और काम शुरू करते हैं और लोग उनसे प्रभावित होना शुरू करते हैं, वैसे ही गांधीवाद का असर साहित्य पर पड़ने लगता है। आप सबने बार बार प्रेमचंद के संदर्भ में पढ़ा होगा गांधी जी को। ये अलग बात है कि प्रेमचंद विशुद्ध गांधीवादी नहीं थे, गांधी जी से प्रभावित तो गहरे थे। और कौन था उस दौर में जो गांधी जी से प्रभावित नहीं था? सब लोग प्रभावित थे, कोई कम कोई अधिक, ये चीज़ें चल रही थी। बाद में आप आएंगे तो हमारे वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गहरा प्रभाव है और ख़ासकर 80 के बाद के हिंदी साहित्य में उनका गहरा प्रभाव है। और महाराष्ट्र में यानी मराठी साहित्य में आप जाएंगे तो और पीछे 7वें दशक के आसपास से उनका गहरा प्रभाव वहाँ दिखाई देने लगता है। पूरे भारत में डॉक्टर अंबेडकर का भी प्रभाव आता है, जिसे दलित विमर्श के नाम से आप जानते हैं। तो यह एक चीज़ आता है। एक समय था जब महर्षि अरविंद के विचारों से लोग बहुत प्रभावित हुए और पंत जी ने तो एक पूरा महाकाव्य ही लिखा अरविंद जी से प्रभावित हो करके। ये तमाम विचार, स्त्री विमर्श आया भारत के संदर्भ में। अगर आप देखिएगा, हिंदी के संदर्भ में देखिएगा तो मुख्य रूप से उस पर चर्चा 1980 के बाद शुरू हुई, लेकिन हमारे वहाँ महादेवी वर्मा पहले हो चुकी हैं। वो छायावाद की कवित्री हैं, लेकिन अगर गंभीरता से देखिएगा, विचार कीजिएगा तो भारत में और हिंदी में तो विशेष तौर पे वह जो स्त्री चिंतन है वह उसके आरंभिक लोगों में से एक है। 1928-29 के आसपास से उन्होंने स्त्री जीवन को लेकर के लिखना शुरू किया था और 1942 में उनकी किताब श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशित हुई थी, जो स्त्री चिंतन की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यह एक तथ्य है जिसे मैं बार बार दोहराता हूं और आप लोगों को जानना चाहिए कि दुनिया भर में स्त्री चिंतन की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी गई, द सेकेंड सेक्स, स्त्री उपेक्षिता के नाम से प्रभा खेतान जी ने जिसका अनुवाद किया है, सिमोन द बुवार की किताब, सिमोन द बुआ भी कहते हैं लोग उनको, उनकी किताब 1949 में छपी थी। यानी महादेवी जी की किताब छपने के 7 वर्ष बाद वो किताब छपी थी। और महादेवी जी के तो सभी निबंध 42 और 29 के बीच में पत्रिकाओं में छप चुके थे, लेकिन चूँकि हिंदी में लिखती थी और हिंदी की परिधि छोटी थी, इसलिए उनकी बात बाहर नहीं जा सकी। सिमोन द बुआ ने फ्रेंच में लिखा, जो एक विश्व भाषा थी, और तुरंत अंग्रेज़ी में अनुवाद हो गया उस किताब का कुछ ही वर्षों में, तो पूरी दुनिया ने उसको जान लिया। मैं कह ये रहा था आपसे कि जो 20वीं शताब्दी है वो विचारधाराओं की शताब्दी है पूरी तरह से। उपनिवेशवाद से जो संघर्ष था वह भी एक तरह का वैचारिक संघर्ष था। सामंतवाद से जो संघर्ष है वह भी एक तरह का वैचारिक संघर्ष है। और विशुद्ध रूप से विचारधारा के रूप में आएंगे तो मार्क्सवाद, गांधीवाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कह सकते हैं कि अंबेडकरवाद कहना चाहें या दलित विमर्श कहना चाहें, जो स्त्री चिंतन है, स्त्री विमर्श, और अब तो आदिवासी चिंतन भी आया है, हाल फिलहाल में पिछड़ा विमर्श भी शुरू हुआ है। तो विचारधाराओं का एक तरह से कह सकते हैं कि भरपूर विचारधाराएं 20वीं शताब्दी में काम करने लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक मार्क्सवाद एक केंद्रीय विचारधारा के रूप में काम करती है वहां पर, और लोग उसे प्रभावित होते हैं। मैं ये तथ्य के लिए आपसे बता, देखिए विचारधाराओं के आधार पर जब आप कृतियों की व्याख्या के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ सुविधाएं होती हैं तो कुछ दुविधाएं होती हैं। सुविधा यह होती है कि आपके पास कुछ औजार हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई काम करने जा रहे हैं, आप दरवाज़ा जैसे खोलते हैं ना, घर का दरवाज़ा ताला बंद है तो खोलते हैं, तो एक ताली, एक चाबी आपके पास होती है, आप उसे ताला खोल देते हैं, खुल जाता है, तो वो औजार है आपका ताला खोलने के लिए। उसी तरह से आलोचना में, कृतियों की व्याख्या में बहुत दूर तक विचारधाराओं ने इसी ताली का, चाबी का या कुंजी का, जो भी शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो इसके लिए, उसका काम किया। एक तरह से की रहा वो विचारधारा जो है वो कृतियों को खोलने के काम आया। लेकिन समस्या क्या रही? हुआ यह कि कई बार जो आलोचक आए, जो कृतियों की व्याख्या करने वाले लोग आए
साहित्य के क्षेत्र में उन लोगों ने विचारधारा को एक तरह से इस ढंग से बनाया, सांचा बना लिया उन लोगों ने उसका, और रचनाओं को उस सांचे में फिट करना शुरू कर दिया। और कोई भी रचना जो बड़ी रचना होती है, महान रचना होती है, वह हर सांचे को तोड़ देती है, वह सांचे में नहीं समाती। जो सांचे में समा जाए वो बड़ी रचना नहीं हो सकती। वह किसी काल विशेष के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन कालजयी होने की उसकी संभावनाएं नहीं होती हैं। तो आलोचकों ने जो विचारधारा के आधार पर व्याख्या की ओर अग्रसर थे, उन लोगों ने अपने बने बनाए सांचे में, चाहे वो मार्क्सवाद का सांचा हो, चाहे वो गांधीवाद का सांचा हो, या किसी भी विचार का सांचा हो, उस सांचे में रचना को रखा और उसके बाहर निकले हुए अंगों को काट छांट दिया और बताया कि देखिए यही इसका मूल तत्व है और इस तर्क से यह रचना इस विचारधारा की हुई। कई बार यह इस अति तक पहुंचने लगता है या लगा कि रचना एक तरह से छटपटा उठे। अगर उसको मान लें कि रचना मनुष्य की तरह है और उसमें जीवन है, जीव है, तो छटपटा उठेगी कि आप उसकी, लग रहा है कि पंजा बाहर निकल गया है, हाथ बाहर निकल गया है और आप उसकी काट छांट कर रहे हैं। तो विचारधाराओं ने सुविधा दी तो दुविधा भी दी। जो लोग, बहुत सारे कवियों के साथ ये हुआ कि आए लोग और उनकी व्याख्या शुरू की, उन लोगों ने, आलोचकों ने व्याख्या शुरू की। यहाँ तक कि एक मार्क्सवादी विचारक टेरी गल्टन ने यही कहा, जो मैं कह रहा था उसको उन्होंने दूसरे ढंग से कहा, कि जो आलोचक है, जो विचारधारा के आधार पर किसी रचना की व्याख्या कर रहा है या उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसे मजिस्ट्रेट की तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट करता यह है कि वो, उसके पास कुछ तथ्य होते हैं और उस तथ्य के आधार पर वह इस पार या उस पार का कोई न कोई निर्णय सुना देता है। रचना के साथ इस पार या उस पार का कोई निर्णय नहीं होता है। अगर आप इस पार या उस पार जैसा निर्णय करेंगे रचना के साथ, तो बहुत अन्याय होगा। एक ही रचना में कई सारी संभावनाएं होती हैं, व्याख्या की संभावनाएं होती हैं। रचनाकार तो एक समय के बाद जीवित नहीं रहता, चला जाता है। किसी को 80 वर्ष उम्र मिली, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 100 मिली, लेकिन उसके भौतिक जीवन के बाद भी उसकी रचना का जीवन तो हजारों साल का है, कई हजार साल का हो सकता है। आप वाल्मीकि को याद कीजिए, आप भवभूति को याद कीजिए, छोड़िए, आप हिंदी साहित्य में ही कबीरदास का जिक्र मैं कर रहा था, सूरदास का जिक्र कर रहा था, भक्ति काल के कवियों को याद कीजिए, 500 साल 600 साल बीत गए। रासो को याद कीजिए, कई सौ साल बीत गए। ये वे कवि नहीं है, लेकिन वो रचनाएं हैं। वो रचनाएं इसीलिए हैं कि उनमें अर्थ की बहुत सारी संभावनाएं तब भी थीं और अब भी हैं। रचनाकार जब लिख रहा होता है तो निश्चित तौर पर एक विजन उसके पास होता है, वह उस विजन के आधार पर लिखता है, लेकिन कभी भी आलोचक को रचनाकार के विजन की सीमा में नहीं आना होता है। रचनाकार के विजन की सीमा में अगर आप आते हैं तो जाहिर है कि बहुत सीमित व्याख्या तक आप रह जाएंगे। कोई क्षण होता है रचना का, जब रचनाकार उसे लिख लेता है, लेकिन आलोचना के क्षण को उससे विस्तृत होना होता है, व्याख्या के क्षण को उससे विस्तृत होना होता है। अगर आप नहीं हैं विस्तृत तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मैं कुछ कृतियों की बात करूंगा आपसे कि किस तरह विचारधाराएं उसमें सुविधा भी पैदा करती हैं और दुविधा भी पैदा करती हैं। किस तरह हम महादेवी की कविताओं को एक खास विचार रहस्यवाद के तहत व्याख्या करते हुए लोग पढ़ते और पढ़ाते रहे 50 वर्ष तक, बिना यह सोचे कि जो रचनाकार स्त्री चिंतन की इतनी पुख्ता पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, वह अपनी रचनाओं में रहस्यवादी क्यों कर होंगी। लेकिन होता रहा ये, और विद्वानों ने किया, कोई हल्के फुल्के लोगों ने नहीं किया, गंभीर लोगों ने, आचार्यों ने ये किया, जिनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, किया लोगों ने। लेकिन अब पिछले 25-30 वर्षों में, 40 वर्षों में महादेवी जी की कविताओं की व्याख्या स्त्री जीवन को केंद्र में रखकर होने लगी है और उसका नया अर्थ निकलने लगा है। यही रचना की ताकत होती है,
यही विचारधारा की सीमा होती है कि विचारधारा एक समय के बाद रुक जाता है, चुक जाने का मामला होता है। रचना के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, कृतियों की व्याख्या के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। आप प्रेमचंद की व्याख्या के लिए किसी एक विचारधारा के आधार पर काम नहीं कर सकते। आप प्रेमचंद को ये मानकर कि वो मार्क्सवाद से प्रभावित हैं व्याख्या करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा प्रेमचंद के वहाँ, या बहुत सारी उनकी रचनाओं की आप ऐसी व्याख्या करेंगे जो संगत व्याख्या नहीं होगी। इसी तरह जैनेन्द्र की रचनाओं की व्याख्या के संदर्भ में भी होगा, यशपाल की रचनाओं के संदर्भ में भी होगा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के संदर्भ में भी होगा, तमाम लोगों की जो बहुत बाद में आज लिख रहे हैं उनकी रचनाओं के संदर्भ में भी होगा। बड़ा रचनाकार कभी भी किसी विचारधारा का प्रवक्ता नहीं होता है, उसे नहीं होना चाहिए। वह जाने अनजाने जिस विचारधारा का आग्रही होता है उसका भी अतिक्रमण करता है, उसको करना ही होता है। वो चौकीदार नहीं है, वो शासन में बैठा कोई व्यक्ति नहीं है कि उस एक चौहद्दी है और उसके बाहर नहीं जाएगा। रचनाकार छलांग लगाता रहता है, दौड़ लगाता रहता है और उसे वो करना ही होता है, करना ही होता है। तो जहाँ तक विचारधारा मित्रों, जहाँ तक विचारधारा रचना की व्याख्या में सुविधाजनक हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ वह आपके लिए दुविधा का कारक बनने लगे वहाँ उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे आपके लिए मैं दो कृतियों को सामने रखता हूँ अभी व्याख्या के लिए, उससे समझिए, फिर हम थियरी की तरफ वापस आएंगे। हम चीज़ों को देखेंगे कि कैसे विचारधारा समस्या भी है और सुविधा भी है। जैसे प्रेमचंद के बारे में ये माना गया कि प्रेमचंद, बहुत सारे जो हिंदी के बड़े आलोचक रहे यानी रामविलास शर्मा जी, उन्होंने प्रेमचंद पर दो किताबें लिखी, एक प्रेमचंद नाम से और एक प्रेमचंद और उनका युग नाम से। दोनों किताबों में उन्होंने बहुत डूब करके प्रेमचंद की व्याख्या की, प्रेमचंद को समझा और समझाया, लेकिन उनकी जो कुंजी थी, जो उनकी ताली थी, चाबी थी जो उनके पास, वह मार्क्सवाद वाली चाबी थी। उसी के आधार पर उन्होंने प्रेमचंद को समझना और समझाना चाहा और समझाया भी। बाद में नामोर सिंह ने भी प्रेमचंद को उसी ढंग से देखा जो उनके व्याख्यान हैं और अब किताब के रूप में वो संकलित हैं। उन्होंने भी इसी ढंग से समझा और समझाया। तमाम और आलोचक में नाम यहाँ गिनाने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, बहुत सारे लोगों ने किया। एक दूसरी तरफ कमल किशोर गोयनका जी हैं, उन्होंने मार्क्सवाद से इतर प्रेमचंद की व्याख्या की और उनके भीतर एक हिंदू मन देखने की कोशिश की उन्होंने, यह भी एक पार्ट है। लेकिन प्रेमचंद को अधिकाधिक जिस ढंग से देखा गया वो मार्क्सवाद की दृष्टि से देखा गया। इसके कारण कहाँ थे? प्रेमचंद को मार्क्सवाद की दृष्टि से देखने के कारण कहाँ थे? दरअसल हुआ यह कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई, सोवियत संघ की जो क्रांति थी, रूस जिसे बोलते हैं, रूस तो उसका एक देश था और बहुत सारे देशों से मिलकर सोवियत संघ बना था, लेकिन सुविधा में लोग रूस बोलते थे क्योंकि राजधानी रूस में थी उसकी। तो जो सोवियत संघ था और तो सोवियत संघ जिस क्रांति के बाद बना, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, और 1917 में वह क्रांति हुई थी और सफल हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। उसका जब एक वर्ष बीत गया, उसके एक वर्ष बीतने के बाद प्रेमचंद ने उसकी सफलता पर एक निबंध लिखा, छोटा सा निबंध लिखा और प्रशंसा की उन्होंने उस क्रांति की। थोड़ी गहराई में जाकर अगर आप देखेंगे, उस निबंध का अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रेमचंद जो बोल्शेविक क्रांति की प्रशंसा कर रहे थे, वह प्रशंसा सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वहाँ किसानों और मजदूरों का जीवन सुंदर हो गया था, स्त्रियों का जीवन सुंदर हो गया था, स्त्रियों का शोषण बंद हो गया था।
या बंद होने की प्रक्रिया में आ गया था। साल भर में किसानों का शोषण बंद होने की प्रक्रिया में आ गया था। सामंत हटा दिए गए थे, जमींदार हटा दिए गए थे, मजदूर का शोषण बंद हो गया था। प्रेमचंद के लिए आकर्षण का विषय था। प्रेमचंद कभी भी नास्तिक नहीं हुए। प्रेमचंद मार्क्सवाद की जो आधार भूमि है, धर्म की आलोचना और नास्तिक होना, प्रेमचंद ने जहां भी धर्म की आलोचना की है वह सुधार की आकांक्षा से की है। यानी कि जब उन्हें यह दिखाई देता है समाज में कि हिंदू समाज के भीतर एक बड़े वर्ग का, दलित समाज का निरंतर शोषण हो रहा है, वहां वो धर्म की आलोचना करते हैं और उसमें सुधार की उम्मीद करते हैं। जहां जहां ये लगता है कि कहीं धर्म शोषण का आधार बन रहा है, वो उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन धर्म को हटाने और मिटाने की बात नहीं करते प्रेमचंद, जो कि मार्क्सवाद की आधार भूमि है। लेकिन आलोचकों को यह लगा कि तमाम लोगों को ये लगा कि इतनी बातों को हटाते हैं, ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रेमचंद हैं वह चूंकि जो तमाम कमियां हैं इसमें उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो एक तरह से वो मार्क्सवाद के करीब आ गए और इसी टूल के आधार, इसी औजार के आधार पर प्रेमचंद की व्याख्या शुरू की गई और देखना शुरू हुआ। प्रेमचंद ने किसान आंदोलन को देखा। आप पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उनका प्रेमाश्रम नाम का उपन्यास पढ़ा है प्रेमचंद का। तो जब प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम लिखा था, उसका मूल मसौदा, पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया था उर्दू में प्रेमचंद ने, तब तक अवध का किसान आंदोलन नहीं हुआ था। अवध का किसान आंदोलन उसके बाद हुआ। इसीलिए प्रेमचंद जैसे रचनाकारों को कालजयी माना जाता है कि वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि भारत के किसान आने वाले दिनों में एकजुट होंगे, वो शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाद में गोदान लिखने के 2-3 वर्षों के भीतर ही अवध का किसान आंदोलन खड़ा हो गया था। बड़ा किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ। वो ऐतिहासिक आंदोलन है। आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप सबको पढ़ना चाहिए। वीर भारत तलवार की पीएचडी है प्रोफेसर वीर भारत तलवार, मेरे गुरु रहे, मुझे पढ़ाया उन्होंने, और बड़े आलोचक। उनकी किताब है प्रेमाश्रम और अवध के किसान आंदोलन को लेकर। देखिए, आप लोग जिस अंचल के रहने वाले हैं, मेरठ के ही रहने वाले प्रोफेसर कपिल कुमार, जो दिल्ली में प्रोफेसर रहे इग्नू में ही, उनका एक बड़ा काम है बाबा रामचंद्र के आंदोलन पर। हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है, उस किताब को देखिए आप लोग। प्रसंग बस मैं बता रहा हूँ। प्रेमचंद तक फिर लौटते हैं तो प्रेमचंद का ये जो काम था, समाज में जो शोषण है, शोषण का विरोध, चूंकि मार्क्सवाद शोषण का विरोध करता है, हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है, प्रेमचंद भी हर प्रकार के शोषण का विरोध कर रहे थे। वह स्त्रियों की मुक्ति की बात कर रहे थे कि पितृसत्ता से स्त्रियों की मुक्ति हो। वह उसी तरह से उनको समाज में महत्व मिले, परिवार में महत्व मिले जैसे पुरुषों को मिलता है। ये मार्क्सवाद भी कह रहा था बाद में। लेकिन याद रखिए कि मार्क्सवाद की जो बड़ी प्रैक्टिस दिखाई देती है 1917 और उसके बाद, प्रेमचंद उसके पहले से भी ये बात कह रहे थे। तो वो करते हैं। दलित प्रसंग अभी आया कि वो लगातार इस बात की आलोचना करते रहे प्रेमचंद कि एक बड़े समुदाय को, एक बड़े वर्ग को, समाज के, आप इस ढंग से शोषित और उपेक्षित नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। और अगर ये करते रहेंगे तो समाज के विकास पर कोई बात नहीं हो सकती, ये ढोंग होकर रह जाएगा। प्रेमचंद मजदूरों की बात करते हैं कि ये जमींदार जो हैं वो किसानों और मजदूरों दोनों का शोषण कर रहे हैं। सरकार और किसान के बीच में ये जमींदार नाम का वर्ग क्यों होना चाहिए? प्रेमचंद उन्हें बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते जमींदारों को, तो उसकी आलोचना करते। तो ये सारी बातें चूंकि मार्क्सवाद में थीं, तो आलोचकों के लिए बड़ी सुविधा थी कि प्रेमचंद के कृतियों की व्याख्या उसके आधार पर करें। लेकिन याद रखिए कि प्रेमचंद ने गांधी जी और उसी समय डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा चलाए गए मंदिर प्रवेश आंदोलन, दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया। बाद में बाबा साहब ने और आंदोलनों पर अपना फोकस कर लिया। वो तमाम पानी की समस्या और बहुत सारी समस्याओं की ओर चले गए। लेकिन गांधी जी का ये रहा तो वो उस ओर भी आए। यानी कि प्रेमचंद जो भारतीय
जीवन है, भारतीय जीवन के जो तमाम गुणधर्म हैं, उनको अस्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आप सिर्फ मार्क्सवाद के आधार पर व्याख्या करने प्रेमचंद की जाते हैं तो कुछ दूर तक तो बहुत अच्छी दौड़ लगेगी आपकी, जहाँ किसान समस्या की बात होगी, जहाँ स्त्री समस्या की बात होगी, लेकिन उन्हीं के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ आपको लगेगा कि मार्क्सवाद साथ नहीं दे रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है। इसी तरह गोयनका जी वहाँ भारतीय मन देखते हैं और उसका आधार वही है कि जो वो हिंदू धर्म के भीतर सुधार की कोशिश करते हैं, प्रेमचंद लिखते हैं, उसको लेकर के आलोचना करते हैं, और जिसके लिए उनको बहुत सुनना पड़ा अपने समय में, बहुत सारी आलोचना सुननी पड़ी उनको, प्रेमचंद को, वो उसको आधार बनाते हैं, देखते हैं। लेकिन वो एक और ऐसा दौर था, जैसे गोदान उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण कृति है, अगर उसको आप सामने रखें, और निराला की एक कृति है राम की शक्ति पूजा, उसको सामने रखें, ये दो कृतियों को आप सामने रखें अपने। राम की शक्ति पूजा कविता में है, लंबी कविता है, आप लोगों ने एमए की कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा उसे, गोदान को भी पढ़ा होगा, पाठ्यक्रम में निश्चित ही रहा होगा, और न भी रहा हो तो पढ़ना चाहिए। हिंदी के विद्यार्थी को गोदान से अनिवार्य रूप से परिचित होना चाहिए, गोदान की विशेषताओं से परिचित होना चाहिए। तो आपने इन दोनों कृतियों को पढ़ा होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इन दो कृतियों को सामने रख रहा हूँ, ताकि आप देखें कि रचना को समझते वक्त विचार और विचारधारा, निराला जो हैं वो मार्क्सवादी नहीं हैं, किसी भी रूप में वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन रामविलास शर्मा निराला के अनन्य प्रशंसक हैं और 3 बड़े वॉल्यूम में उन्होंने उन पर काम किया। एक में उनकी जीवनी लिखी, एक में उनकी कविताओं की व्याख्या की, रचनाओं की व्याख्या की, और एक में और बहुत सारे प्रसंग जो निराला के जीवन से संबंधित हैं वो लिखा। लगभग 800-900 पेज या 1000 पेज के आसपास मिलाकर वो चीज़ें बनती हैं, काम किया उन्होंने। यह भी बताता है कि कई बार मार्क्सवाद से प्रेरित आलोचक भी रचनाकार का जो मुख्य गुणधर्म है उसको समझता। अमृतलाल नागर पर बहुत महत्वपूर्ण लिखा रामविलास शर्मा ने, जो कि मार्क्सवादी नहीं थे। यह विशेषता की तरह है रामविलास जी के लिए कि वो अपना भी अतिक्रमण करते हैं, हालांकि उनके औजार मार्क्सवादी ही हैं, चाहे वो निराला को देख रहे हों या वो अमृतलाल नागर को देख रहे हों या प्रेमचंद को देख रहे हों, उनके जो टूल्स हैं आलोचना के, जो औजार हैं आलोचना के, वो मार्क्सवादी किस्म के हैं। छायावाद नाम की किताब में नामवर जी भी इन रचनाकार निराला पर बातचीत करते हैं। प्रेमचंद पर तो मैंने बताया कि उनके बहुत सारे व्याख्यान हैं, जो किताब आ चुकी है, तो बात करते हैं। और वहाँ पर भी वो वहाँ मार्क्सवाद उनकी पूरी चुकी चिंतन प्रक्रिया में है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन को सामने रख करके वो छायावाद की व्याख्या करते हैं और निराला की कविताओं को, महादेवी की कविताओं को, प्रसाद और पंत की कविताओं को उस संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक विचारधारा से अगर नामवर सिंह चलते तो छायावाद की व्याख्या नहीं कर पाते। वो बहुत अच्छी किताब है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है नामवर सिंह की छायावाद नाम की किताब तो ज़रूर पढ़िएगा। पता चलेगा कि कविता को कैसे पढ़ना चाहिए, कविताओं को कैसे व्याख्यायित करना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए कविता में, रचना में। वो किताब पतली सी किताब है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं ये कह रहा था कि ये दोनों कृतियाँ, निराला की राम की शक्ति पूजा और गोदान, ये दोनों कृतियाँ 1935-36 में रची जाती हैं। ये भारतीय राजनीति का वह समय है जब गांधी जी एक तरह से उदास बैठे हुए थे, असहयोग आंदोलन का दौर बीत गया है, भगत सिंह को फांसी हो चुकी है, बहुत सारा एक निराशा का वातावरण है भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में भी, स्वाधीनता आंदोलन में भी निराशा का वातावरण है। उस वातावरण में गोदान जैसी रचना लिखते हैं प्रेमचंद, और राम की शक्ति पूजा जैसी रचना करते हैं निराला, और कामायनी जैसी रचना करते हैं जयशंकर प्रसाद। तीनों रचनाओं में एक तरह का अंधेरा है, तीनों रचनाओं में उस समय के अंधेरे को आप पढ़ सकते हैं। और इस अंधेरे को पढ़ने के लिए आपको किसी विचार विशेष की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको उस कालखंड की राजनीतिक घटनाओं को, सामाजिक घटनाओं को जान लेना पर्याप्त है।
अगर आप उस कालखंड की इन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक घटनाओं को ठीक से जान लेते हैं तो आप इन रचनाओं में प्रवेश कर सकते हैं। जो चिंता सर्ग है कामायनी का, वह सिर्फ सृष्टि के नष्ट होने की चिंता नहीं है, वो उस चिंता के साथ आप तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चिंता को भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा विजन बड़ा करना होगा। आप गोदान के आरंभ में ही वो निराशा जो दिखाई देती है, वो निराशा आप रेखांकित कर सकते हैं। राम की शक्ति पूजा का शुरुआत ही होती है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। पहली ही पंक्ति है कविता की। निराशा है, राम जो पहले दिन का युद्ध है वो समाप्त हो चुका है, राम निराश हैं, युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन रावण शक्तिशाली है वहां पर, जैसे अंग्रेज शक्तिशाली थे भारत में। हमारे लोग प्राण त्याग रहे थे, हर तरह से लड़ रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन रावण पदतल पृथ्वी टलमल, उसी कविता में पंक्ति आती है। इसकी व्याख्या अगर आप करना चाहें तो आप मार्क्सवादी औजार से भी कर सकते हैं, गांधीवादी औजार से भी कर सकते हैं, और अंबेडकरवादी औजार से भी कर सकते हैं। और जब आप इस औजार से करेंगे, आप तीनों के साथ जोड़कर देखेंगे तो रचना का भाष्य नया नया आपके सामने होगा। रावण पदतल पृथ्वी टलमल, अंग्रेज अपने उन्माद में हैं। गांधी जी की ओर से देखिए, अंग्रेज अपने उन्माद में हैं, जिस तरह रावण उन्माद में है। उसको लगता है क्या, मैं तो जीत ही जाऊंगा, सब कुछ उसके पास है, उसको हारने का कोई अंदेशा भी नहीं है। अंग्रेजों के साथ भी यही था, उनको लगता था क्या कर लेंगे ये मुट्ठी भर लोग जो जान देने को तत्पर हैं, ये हो जाएगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर की ओर से देखिए तो उनको जो जाति व्यवस्था थी, उसकी जो क्रूरता थी, आप उससे रावण पदतल पृथ्वी टलमल की व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। जो एक बड़ा वर्ग कुचला जा रहा था, शोषित हो रहा था, आप उसके साथ देख सकते हैं। मार्क्सवाद के साथ देखेंगे तो आपको एक साथ कई चीज़ें इसमें दिखाई दे जाएंगी, यानी आपको इसमें सामंतवाद भी दिखाई दे जाएगा, जो जाति व्यवस्था है वो भी दिखाई दे जाएगी, जो राजनीतिक व्यवस्था है वह भी दिखाई दे जाएगी आपको। ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक साथ दिखाई। लेकिन अगर सिर्फ एक विचारधारा से आप अगर इस कविता को कोट करने, डिकोड करने चलते तो आप कहीं अधूरी व्याख्या की ओर चले जाएंगे। प्रेम गोदान का शुरू होता है, गोदान के बिल्कुल आरंभिक पन्नों में होरी जो है वो धनिया से बात करता है, और धनिया से बात करते हुए कहता है कि जब अपनी गर्दन जो है दूसरे की टांगों में फंसी हुई हो तो उस टांग को जो है, घुटने को सहलाते रहना चाहिए, नहीं तो वो दबा देगा। सोचिए प्रेमचंद ने शोषण का कैसा रूपक प्रस्तुत किया है वहां पर, कि किसानों की गर्दन जो है वो जमींदारों की टांग में फंसी हुई है, उसको दबा रहे हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको मार्क्सवादी औजार अधिक उपयुक्त जान पड़ेगा, अधिक करीब जान पड़ेगा। आप उससे उसकी व्याख्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उससे कि वो जो शोषण का पूरा चक्र है इस रूपक के माध्यम से वो दिख जाएगा। होरी यानी कि भारतीय किसान का एक प्रतिनिधि जो रात दिन खेतों में काम कर रहा है, लेकिन उसके पास 2 वक्त का अच्छा अन्न नहीं है, उसकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपनी बेटियों की उन शादी उनके योग्य वरों से कर सके, बेमेल विवाह करता है वो अपनी बेटियों का। घर की जो पूरी व्यवस्था है वो आप देखें, निम्न वर्गीय भी आप नहीं कह सकते, उससे भी अगर कोई और शब्द पद बना पाए तो उस ढंग की व्यवस्था है उसके घर की, जीवन की सारी चीज। तो आप यहाँ पर आपको जो मार्क्सवादी टूल है, जो मार्क्सवादी औजार है, वो यहाँ गोदान के इस आरंभिक हिस्से की व्याख्या में काम आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद के अपने समय तक स्त्री विमर्श उस ढंग से नहीं आया था।
उस ढंग से क्या, मतलब कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब आ गई थी, जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब आ गई थी। लोग उसको पढ़ रहे थे पूरी दुनिया में, स्त्री जीवन को लेकर, स्त्री पराधीनता को लेकर के। प्रेमचंद भी निश्चित तौर पर उससे परिचित रहे होंगे। वो अपने दौर में आज की तरह का इंटरनेट का दौर नहीं था, वो अखबार इतनी आसानी से नहीं मिला करते थे, पत्रिकाएं इतनी आसानी से नहीं मिला करती थीं। लेकिन प्रेमचंद उस दौर में बुल्गारिया में हुए किसान मूवमेंट को दर्ज करते हैं प्रेमाश्रम में। स्त्रियों की मुक्ति को दर्ज करते हैं अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में। तो प्रेमचंद सचेत थे, ये चीज़ें प्रेमचंद के वहाँ लगातार दिखाई देती हैं। तो मैं कह रहा था कि आप आरंभिक हिस्से में जब जाते हैं तो आपको लगता है कि यह हिस्सा तो मार्क्सवाद से ज़्यादा बेहतर ढंग से डिकोड हो जाएगा। शोषण की पूरी व्यवस्था को समग्रता में ये एक रूपक प्रकट कर देता है। लेकिन अगले ही हिस्से में स्त्री का प्रसंग आता है। जो भोला की बेटी है वो विधवा है, बाल विधवा है, युवती है। गोबर जो होरी का बेटा है उसके साथ उसका अनुराग है, और उससे जो संवाद करती है वो कहती है कि मैंने अपने मर्द से कह दिया था कि अगर, जो कहना चाहती है उसका लब्बो लुबाब है कि अगर पुरुष दूसरी स्त्री के पीछे जाएगा तो स्त्री भी अपने मन का करेगी। ये 1935 में प्रेमचंद लिख रहे थे। पढ़ी लिखी स्त्री नहीं है, वो गांव की स्त्री है, घरेलू काम करना जानती है, सब कुछ है। लेकिन वह जो बात कह रही है वह 20वीं शताब्दी में तैयार हो रही उस स्त्री की बात कह रही है, जिसे अब आप 21वीं सदी में ज़्यादा बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं। वो एक तरह से उनके लिए नींव के पत्थर की तरह बन करके आती है वहाँ पर, उसका ये संवाद। हालांकि उसका जो बाद का जीवन है वो बहुत कह सकते हैं कि एक जो साधारण स्त्री जिस तरह का जीवन जीती है परिवार और तमाम चीज़ों को लेकर, उसी तरह का। लेकिन यह इकलौता कथन जो है वह संकेत करता है कि प्रेमचंद स्त्रियों को लेकर क्या सोच रहे थे, प्रेमचंद के मन में क्या था, कैसा समाज चाहते थे वो, कि जो स्त्री पुरुष संबंध हों उनमें बराबरी का जो बोध हो, भाव हो, वो उसको देखना चाहते थे। निश्चित तौर पर यहाँ मार्क्सवाद भी आपका मददगार हो सकता है, और जो स्त्री विमर्श है आज की तारीख का, पलट करके पीछे के इस टेक्स्ट पर आप उसको लगाएंगे तो किसी बेहतर नतीजे तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन आप देखें कि एक ही टेक्स्ट में बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर बड़ी कृति इसीलिए बड़ी कृति होती है कि कोई एक टूल, कोई एक औजार उसकी व्याख्या में मददगार नहीं हो सकता, वो काम नहीं कर सकता अकेले। इसीलिए चंद कदम पर, यानी कि चंद चंद कदम पर आपको विचार आपको इस तरह दिखाई देंगे, चीज़ों को देखते जाएंगे। आप बीच में प्रसंग देखेंगे, होरी के पास जो गाय है, भोला जो देता है गाय, उसको होरी का भाई जहर दे देता है। धनिया बहुत आक्रोश में है, जो होरी की पत्नी है, वो चाहती है कि इसको सजा मिले, सब कुछ मिले। लेकिन होरी जो एक किसान मन है, प्रेमचंद किसान मन को समझते हैं, वो कहता है कि मर्जाद की बात, मर्जाद माने मर्यादा की बात करता है। वो कहता है कि वो जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत वो चाहता है कि भाई ये पुलिस केस वगैरह ना हो, भाई को सजा न हो, सारी चीज़ें एक तरह से। अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ गांधीवाद के साथ इस हिस्से की व्याख्या में जा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका मार्क्सवाद यहाँ मदद नहीं करेगा, आपका कोई मार्क्सवादी विचार यहाँ आपके का मददगार नहीं हो सकता, यहाँ और कोई विचार मददगार नहीं हो सकता। कहने का मतलब एक रचनाकार जो होता है वह किसी एक विचार से तैयार नहीं होता। कम से कम बड़ा रचनाकार जो होता है, जो बड़ी कृति होती है, आपको उसमें तमाम टूल्स आलोचना के भीतर के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्रमशः आप इस कृति में प्रवेश करिए, आगे बढ़ते जाइए और आपको ये चीज़ मिलती चली जाएगी। और भी कई प्रसंग आप आगे जब बेमेल विवाह का पूरा प्रसंग देखेंगे, रूपा का, सोना का, जब आप प्रसंग देखेंगे, होरी की जो बेटियां हैं
उनका बेमेल विवाह होता है। निश्चित तौर पर आज के स्त्री विमर्श से जोड़ करके आप उसकी व्याख्या करेंगे तो बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रेमचंद तब की सामाजिक संरचना के भीतर यह जो शोषण था, एक तरह का यह जो समस्या थी, उसको रेखांकित करते हैं। और निश्चित तौर पर उस दौर के तमाम दुनिया भर में जो विचार स्त्री मुक्ति के चल रहे थे वो उससे प्रभावित होते हैं। यहीं पर अगर आप 1935 की जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, राम की शक्ति पूजा का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें अगर आप देखेंगे तो राम अवसाद की स्थिति में आते हैं और वो कहते हैं वो कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। आप क्या करें, यह सिर्फ पत्नी के प्रति व्यथा नहीं है, यह उस पूरे कालखंड की व्यथा है, भारत की गुलामी की व्यथा है। आप चाहें तो वहाँ सीता जी को भारत के रूप में देख सकती हैं, भारत माँ के रूप में देख सकते हैं। वो वहाँ उस रूप में है। चाहे तो वहाँ उन्हें उस कालखंड की भारत की तमाम स्त्रियों के रूप में देख सकते हैं और राम को आप उस दौर के एक जननायक के रूप में देख सकते हैं जिसकी चिंता है, महात्मा गांधी के रूप में आप चाहें तो देखें, आप जिस भी बड़े विचार के रूप में देखें, राम जो कि जाहिर है कि भारतीय जीवन में आस्था के सर्वोच्च केंद्र रहे हैं सदा से, तो निराला उनको केंद्र में रखकर अपने समय के स्त्री जीवन को सामने रखते हैं, लेकर आते हैं। याद रखिए, रचनाकार के लिए जरूरी होता है बड़ी बात। किसी भी देश में, किसी भी समाज में आपको अगर बड़ी बात कहनी है तो आपको उस देश, उस समाज में जो आस्था के, विश्वास के बड़े नायक होते हैं, जो केंद्र होते हैं, उन्हीं के सहारे कहना होता है। बात तभी पहुंच पाती है, जा पाती है। ये बात निराला लेकर के आते हैं, निराला इसको प्रकट करते हैं उसमें। तो आप देखें कि यहाँ पर निराला की, जो मैं कह रहा था कि पहले दिन का युद्ध है, निराश हैं, सारी चीज़ें हैं। उसकी एक रावण पत्तल पृथ्वी टलमल की मैंने व्याख्या की, उसी में पंक्ति आती है केवल जलती मशाल। अब उस केवल जलती मशाल को उस कालखंड के लिए अगर आप चाहें तो गांधी जी के रूप में देख सकते हैं कि सबकी निगाहें गांधी जी की ओर थीं उस दौर में, वो केंद्रीय व्यक्ति थे। तो उस ओर जा करके देख सकते हैं। तो एक कविता अपने भीतर कितनी तरह की चीज़ें लेकर चल रही है, तो उसकी व्याख्या आप किसी एक विचारधारा से कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते आप। विचारधाराओं का अध्ययन जरूरी है, विचारधाराओं को जानना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि वो एक ही विचारधारा हर जगह आपके काम नहीं आएगी, वो आ ही नहीं सकती है। जब इस कविता का जो अंत होता है राम की शक्ति पूजा का, उसके पहले मैं कहूँ कि सरोज स्मृति जो थोड़े पहले की कविता है, वहाँ पर भी स्त्री जीवन की इस चिंता को देख सकते हैं। बेटी के माध्यम से वो आई है, उनकी अपनी बेटी के माध्यम से आई है जो असमय दिवंगत हो गई है। कहते हैं धन्य मैं पिता निरर्थक तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्थागमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। ये सिर्फ सरोज का मामला नहीं, ये उस दौर के करोड़ों पिताओं का दुख है। और इसको आप समझने के लिए उस पूरी सामंती व्यवस्था को, उस पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को डिकोड करना होगा आपको, जहां स्त्री होने का मतलब बहुत सीमित कर दिया गया था। आज बेटियों के पास, स्त्रियों के पास जो अवकाश है, जो स्पेस है, वो नहीं था उस दौर में। यह उसी अवकाश और स्पेस के न होने का दुख है कविता में। इसको कैसे रेखांकित करेंगे? यह वही अवकाश है जो गोदान में होरी को लगता है कि उसको चौराहे पर वो खड़ा है और लोग उस पर थूक रहे हैं। उसको महसूस होता है कि बेटी का बेमेल विवाह कर दिया। क्या है इस जीवन का, क्या है जिसमें बेटी सुखी नहीं है अपने जीवन में? सब कुछ, मतलब पूरा जीवन ईमानदारी से जीने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं है। प्रसंग बस मैं आपको बताऊं कि गोदान नाम की जो कृति है
अगर उसकी व्याख्या में जा रहे हैं आप, विचारों विचारधाराओं के माध्यम से भी जा रहे हैं आप, तो याद रखिए कि गोदान दुखांत इसलिए नहीं है कि होरी कि उसमें मृत्यु हो गई। देखिए, मृत्यु तो एक स्वाभाविक क्रिया है, जो पृथ्वी पर आया है उसको जाना होगा। असमय मृत्यु दुख देती है। गोदान के दुखांत होने का जो असल कारण है वह है एक ईमानदार व्यक्ति का लगातार संघर्ष करने के बाद भी हार जाना। एक ईमानदार व्यक्ति लड़ते लड़ते हार जाए, यह दुखांत है, यह दुख है। मृत्यु उसका एक पक्ष है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। आप उस पूरे आंदोलन को, अगर आप उस पूरे आंदोलन को देखना चाहेंगे तो एक निराशा पूरे वातावरण में है। भारतीय जीवन में, किसानों के जीवन में, आज़ादी की लड़ाई में, जो मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा अवसाद का समय है, वो 31-32 से लेकर के और 35-36 तक का जो समय है वो अवसाद का समय है। उस औपनिवेशिक कालखंड में, बल्कि कहना चाहिए औपनिवेशिक सामंती कालखंड में, वो इस ढंग से दिखाई देता है। तो जब आप कृतियों की ओर बढ़ते हैं, कृतियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, तो यह कोई सरल मार्ग नहीं है, एक कठिन मार्ग है। और यहाँ आपकी तैयारी तभी मुकम्मल होगी जब आप बहुत सारी विचार सरणियों को, बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर आएंगे, जहाँ जिससे ज़रूरत होगी उससे काम चलाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना कि जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता। रचनाओं की व्याख्या के संदर्भ में भी यही है, कहीं सुई काम आएगी, कहीं तलवार काम आएगा। ये विचार के अर्थ में, मतलब सचमुच का तलवार और सचमुच की सुई की बात नहीं कर रहा मैं। कहीं हो सकता है कि बहुत बारीक सी कोई बात हो और आपको लगे कि यह तो खुल नहीं रही है, यह रचना खुल नहीं रही है, कैसे खुलेगी। जैसे सूरदास की बहुत प्रसिद्ध जो पंक्तियां आप लोग पढ़ते रहे होंगे, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। क्या है, कैसे इसको डिकोड करेंगे आप 21वीं सदी में या 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में लोग डिकोड करते रहे, कैसे डिकोड करेंगे इसको। सामान्यतः कि जो बचपन का की मित्रता होती है, जो बचपन का प्रेम होता है, वह भूलता नहीं, या बहुत प्रचलित ढंग से जो लोग कहते हैं कि प्रथम प्रेम जो है उसका विस्मरण नहीं होता है, वह स्मृति में बना रहता है। क्या यह मात्र सूरदास कहना चाहते रहे होंगे? इतना बड़ा कवि, इतने कितने मतलब 100 वर्ष बीत गए, कई 100 वर्ष बीत गए, उनकी कविता उसी तरह नई है, पुनर्नवा है, मन को उतनी ही शीतलता देती है, चेतना को उतनी ही शीतलता देती है। तो क्या इस कविता में इतने ही का मामला होगा? नहीं। आप देखें क्या होता है, कैसे डिकोड करेंगे आप इसे। अगर आप प्रेम के व्याकरण से परिचित नहीं हैं, अगर आप उसे ठीक से नहीं जानते हैं, तो आप इस कविता को डिकोड नहीं कर सकते। लरिकाई का प्रेम करता क्या है? लरिकाई माने एक तरह से किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में पहली बार जब आपको प्रेम होता है, आकर्षण होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ होता है, तो होता क्या है? उसके पहले उसकी पहचान क्या है? वह फला का बेटा है ना, फला का भाई है, फला की बहन है, फला की बेटी है, ये परिचय है XYZ जिसकी भी। पहली बार जब उसे अनुराग होता है, पहली बार जब वह प्रेम में जीवन उसका आता है, वहाँ पर पहली बार उसे लगता है कि उसके पास उसका एक अस्तित्व है जो बेटा होने, भाई होने, बहन होने, बेटी होने से अलग सिर्फ उसका अपना है, जिसे कोई प्रेम कर सकता है, जिसे कोई चाह सकता है, जिसे कोई चाह सकता है। यह एक बड़ी बात होती है। यानी आपको अपने होने का एहसास पहली बार जीवन में होता है कि आप हैं और आपके इस होने को कोई प्रेम करता है, पसंद करता है। पहली बार अपने होने को महसूस करना कोई विस्मरण नहीं कर सकता। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे, ये कविता इस ढंग से जब आती है, और इसलिए लरिकाई का प्रेम कभी विस्मृत नहीं होता, क्योंकि पहली बार उसने आपको आपके होने का बोध कराया, आपके अस्तित्व का बोध कराया। अब इसको डिकोड करने के लिए आपको निश्चित तौर पर प्रेम का जो समकालीन व्याकरण है उसको समझना होगा, जानना होगा, जानना होगा, तब जाकर के आप इसको डिकोड कर सकते हैं।
भक्ति की अपनी धारा है। अब आप इसकी जो दूसरी व्याख्या है वो भक्ति के साथ है। वो उद्धव से संवाद करती हैं, कृष्ण यहाँ आराध्य हैं, हाँ? उस अर्थ में आप जाएंगे तो उसकी एक व्याख्या है, वह भी एक पाठ है, और उस पाठ को भी हम लोग पढ़ते और पढ़ाते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं सिर्फ कुछ बहुत प्रचलित टेक्स्ट आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप आसानी से ये समझ सकें कि विचारधाराएं कितनी जरूरी हैं और कई बार क्यों जरूरी नहीं है। वो कई बार उनके बिना काम नहीं चल सकता है आपका, आप उस बहुत गहराई में नहीं जा पाएंगे। यानी कि अगर आप गोदान की व्याख्या कर रहे हैं और जमींदारी व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, राय साहब के पूरे आचरण को डिकोड करना चाहते हैं, तो आपको वहां मार्क्सवाद सहयोग करेगा। उस पूरी सामंती व्यवस्था के शोषण तंत्र को डिकोड करने में, उसकी व्याख्या में मार्क्सवाद आपकी व्याख्या करेगा। कहीं कहीं गांधीवाद भी आपकी वहां व्याख्या करेगा। वहीं जब आप उसी उपन्यास में जो दलित प्रसंग है, दलित जीवन के जितने प्रसंग हैं, वहां अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आपको प्रभावित करेंगे और वो आपके काम आएंगे डिकोड करने में। ज़्यादा आसानी से आप उस सत्य तक पहुंच पाएंगे जो प्रेमचंद देना चाहते थे। समाज के उस बदलाव को आप वहां रेखांकित कर पाएंगे। ये इसको देखना और जानना जरूरी है। जहाँ स्त्री जीवन के जितने प्रसंग हैं वहाँ आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की अगर किताब से आप परिचित हैं और आपने पढ़े हैं और उस दौर की स्त्री के सारे संघर्ष को आप जानते हैं, तो आप आसानी से उसे डिकोड कर पाएंगे। सिर्फ एक सामान्य कथन के साथ नहीं कि उस कालखंड में तो स्त्रियों का बहुत शोषण था, ये इतने से रचना की व्याख्या नहीं होती है। वहाँ यह भी वहाँ उस जो शोषण की तीव्रता है उसको किस ढंग से रेखांकित किया गया है, समझाया गया है, इसको भी जानना और समझना होगा आपको। भारतीय समाज को लेकर प्रेमचंद की अपनी एक समझ थी। ग्रामीण संरचना को लेकर के, गांव की संरचना को लेकर के प्रेमचंद की अपनी एक समझ थी। जाति व्यवस्था के भीतर के जो भी तत्व थे उन सबको, उनकी अपनी एक समझ थी प्रेमचंद की, वह भी वहां व्यक्त होती है। उसको आप गांधीवाद से या मार्क्सवाद से व्याख्यायित नहीं कर सकते। लाभ लोभ का जो पूरा गणित है ग्रामीण संस्कृति में, उसकी व्याख्या के लिए आपको जाहिर है कि उन सब चीज़ों को जानना और समझना होगा। कई जगहों पर सुक्तियों में बात करते हैं प्रेमचंद। जैसे इसी उपन्यास में मैं कई बार कई व्याख्यानों में इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग विद्यार्थी हैं और अब पीएचडी करेंगे, कल को अध्यापक भी होंगे, ये देखना चाहिए कि हम कैसे करें। जैसे एक वाक्य है मालती के बारे में इस उपन्यास में कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। सामान्य रूप से अगर सुनिएगा और सोचिएगा तो यह एक नकारात्मक कथ्य लगेगा। एक स्त्री के बारे में मधुमक्खी और तितली जैसा रूपक, वो भी मालती जैसी पढ़ी लिखी स्त्री के बारे में ऐसा रूपक। लेकिन एक पल को ठहरना चाहिए, यह प्रेमचंद जैसे बड़े रचनाकार की कृति है। एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा रचनाकार सिर्फ कहने के लिए कोई बात नहीं कहता है, सिर्फ ऐसे ही चलताऊ कोई बात नहीं कहता है, और वो भी अपने अनुभव के चरम के दिनों में। उनकी लगभग अंतिम दिनों की कृति है गोदान, उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके लेखन के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर ये बात कहते हैं वो, ये मालती वो स्त्री है जो आरंभिक दिनों में, जो पूर्वार्ध की मालती है, वह बहुत आधुनिक है, अपने सुख के बारे में सोचती है, कुछ कुछ समाज के बारे में। लेकिन उत्तरार्ध की मालती तो सिर्फ समाज के बारे में सोचती है, राष्ट्र के बारे में सोचती है। वो बदल चुकी है। और ये कथन बाद में आता है, उपन्यास के उस हिस्से में आता है जब मालती बदल चुकी है। वो एक नई स्त्री है, वो डॉक्टर है पेशे से, पढ़ी लिखी उस दौर की डॉक्टर है। आप सोचें 1935 की डॉक्टर है वो। फिर प्रेमचंद ये वाक्य क्यों कर कहेंगे मालती के लिए? डिकोड आप कर रहे हैं, आप व्याख्या कर रहे हैं इस कथन की। यह पूरे
गोदान में एक तरह से काव्यात्मक पंक्ति है कि बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। आप सोचिए तितली का स्वभाव क्या होता है और मधुमक्खी का स्वभाव क्या होता है। तितली का स्वभाव सुंदरता है, तितली सुंदरता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीती है, जहाँ चाहती है बैठती है, जैसे चाहती है रहती है। और मधुमक्खी जो है वह जीवनदायी जो शहद है उसका प्रतीक है। लेकिन अगर उसका जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उस पर आप प्रहार करेंगे तो आपको डंक भी मारती है। यानी कि जो मधुमक्खी का स्वरूप है, उसके पास शहद है तो अपनी सुरक्षा का अस्त्र भी उसके पास डंक के रूप में है। प्रेमचंद कहना यह चाहते हैं कि मालती जैसी जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, उनमें जो स्त्री का प्राकृतिक गुण है वह तो है सुंदरता, कोमलता, लेकिन पढ़ने लिखने ने उसके भीतर स्वतंत्रता का भाव भी पैदा किया है। वह मुक्त है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे अवरोधों से। दूसरी ओर उसके भीतर जीवनदायी मिठास है, लेकिन वह पढ़ी लिखी है। वह जो है वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है, उसको किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। महादेवी वर्मा को याद कीजिएगा, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यह किसी से प्रार्थना नहीं है। महादेवी जी कह रही हैं पितृसत्ता और तमाम लोगों से जो मार्गदर्शन करते रहे कि अब तक बहुत मार्गदर्शन कर लिया, बहुत रास्ता दिखा लिया हमें, अब ये पंथ रहने दो अपरिचित, ये हमारे लिए अपरिचित रहने दो, इस प्राण को भी छोड़ो अकेला, हम अपना मार्ग खुद बना लेंगी, देख लेंगी। यह एक नई स्त्री की पहचान है गोदान में और महादेवी वर्मा की कविता में। इसे कैसे डिकोड करेंगे आप? सिर्फ आप मैं सिमोन द बुआ का जिक्र कर रहा था और उसके बाद जो स्त्री विमर्श आया उसका, या उसके पहले मैं जॉन स्टुअर्ट मिल का जिक्र कर रहा था, सिर्फ उससे आप मालती को नहीं समझ सकते। वो भारतीय स्त्री भी है। उसके लिए आपको जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के उन उच्चतम चीज़ों को भी समझना होगा जहाँ स्त्री जो है वो भोग्या या शोषण की चीज़ नहीं है। आप उसको एकदम नकार करके नहीं देख सकते, उसको भी आपको सामने रखना होगा, तब जाकर के चीज़ें अधिक स्पष्ट होंगी, ज़्यादा व्यवस्थित होंगी। सिर्फ एक टूल के आधार पर, क्योंकि देखिए पश्चिम का जीवन है, भारत का जीवन है। शोषण दोनों तरफ हो सकता था, हुआ होगा, लेकिन जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलगाती भी हैं चीज़ों को, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और महसूस करने की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट में जब प्रवेश करेंगे आप, तो आप विचारधारा का बोझ लेकर मत जाइए टेक्स्ट के पास, कृतियों के पास पहले से विचारधारा का बोझ लेकर मत जाइए। याद रखिए, वे सारे कवि, यह थोड़ा कठोर कथन है लेकिन ये सत्य है कि वे सारे कवि, सारे कथाकार, वे सारे लेखक एक समय के बाद विस्मृत कर दिए जाते हैं जो विचारधाराओं के प्रवक्ता के रूप में लेखन करते हैं। क्योंकि समय बदलता है तो स्थितियां बदल जाती हैं। बहुत सारे लोगों की, जिसको शुक्ल जी ने चित्तवृत्तियां कहा, चित्तवृत्तियां बदल जाती हैं। फिर एक कालखंड में विचारधारा विशेष के साथ लिखा गया साहित्य दूसरे कालखंड में उसी विचारधारा विशेष का होते हुए भी प्रासंगिक नहीं रह जाता है, क्योंकि समय बदल जाता है। इसलिए रचनाकार को भले ही विचारधाराओं से प्रेम हो, विचारधारा से प्रेम हो, लेकिन उसमें उसके अतिक्रमण की क्षमता भी होनी चाहिए। और हमारे सभी बड़े रचनाकारों ने ये किया है, विचारधाराओं के युग में भी किया है, चाहे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर हों बांग्ला में, या हमारे प्रेमचंद हों, निराला हों, कोई भी हो, ये लोग घटाटोप में नहीं आए। प्रेमचंद अकेले ऐसे हैं जिनके वहाँ आप, जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि उस दौर के सभी प्रमुख जो कि विचारों और विचारधाराओं को देख सकते हैं और जान सकते हैं, उसमें वो उनके वहाँ दिखाई देगा। तो आप गोदान को देख रहे हों
राम की शक्ति पूजा को देख रहे हों, सरोज स्मृति को देख रहे हों, या महादेवी वर्मा की कविताओं को देख रहे हों, जैनेन्द्र के उपन्यासों को देख रहे हों, या आपके पाठ्यक्रम में जो और भी कृतियाँ हों उसको देख रहे हों, विचारधाराओं को जरूर समझिए, जरूर पढ़िए, लेकिन उन्हें व्याख्या का मानक न बनाइए। वो व्याख्या के लिए मानक थोड़ी दूर तक ही हो सकते हैं। बार बार आपको उनका अतिक्रमण करना होगा, समझना होगा, तभी कोई बात बन पाएगी। आप देखें कि आप इसकी कैसे व्याख्या करेंगे। राम की शक्ति पूजा में राम निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं वो, और उस क्षण में उनको सीता से जो पुष्प वाटिका है, पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन की स्मृति हो आती है। उस प्रथम मिलन की स्मृति में उनको लगता है कि अचानक उनके भीतर ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। याद करते हैं वो पुष्प वाटिका में। गोस्वामी जी ने भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है पुष्प वाटिका प्रसंग का, लेकिन यहाँ जो उदासी का प्रसंग है उसको लेकर आते हैं। इसी तरह से गोदान में भी एक प्रसंग आता है जहाँ होरी एकदम निराश बैठा है और अचानक धनिया से प्रथम मिलन की स्मृति उसके मन में आती है और कैसे ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो जो प्रिय होता है, जो आत्मीय है, जो आपके जीवन में सहचर है, जिसके साहचर्य में आप हैं, उसकी स्मृति मात्र आपके जीवन में ऊर्जा का संचार कर देती है, आपको बदल देती है। आप इसकी व्याख्या करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? इसकी व्याख्या आप विचारधाराओं में जाकर नहीं कर पाएंगे। इसकी व्याख्या जीवन से निकलती है। यह नितांत अनुभव का मामला है और ये हजारों साल में मनुष्य जीवन का अपना अनुभव है, भारतीय जीवन का अपना अनुभव है, जो होरी भी महसूस करता है और निराला के राम भी महसूस करते हैं। आप इसकी व्याख्या मार्क्सवाद से नहीं कर सकते, इसकी व्याख्या गांधीवाद से नहीं कर सकते, किसी से भी। ये नितांत पूर्वजों के अपने अनुभव का मामला है और मन का व्याकरण है। ये मन का व्याकरण है, यही प्रेम का व्याकरण है, जीवन का व्याकरण है ये। तो जीवन का व्याकरण जो है अनिवार्य रूप से विचारधाराओं के व्याकरण से नहीं चलता, इसलिए कृतियां अनिवार्य रूप से विचारधाराओं के व्याकरण से नहीं खोली जा सकती, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उनको उतनी ही दूर तक साथ रखिए जितनी दूर तक वो दुविधा न पैदा करें। बहुत सारे प्रसंग इन सिर्फ 2 रचनाओं के माध्यम से आपके कुछ मैंने आपके सामने रखे, और भी रख सकते हैं। आप इस कविता का जहाँ अंत होता है राम की शक्ति पूजा का, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। अब यह जो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, निश्चित तौर पर महात्मा गांधी को भी विश्वास था कि होगी जय। डॉक्टर अंबेडकर को अपने ढंग से विश्वास था, जिस सामाजिक संरचना व्यवस्था की वो उम्मीद कर रहे थे। यहां पर मार्क्सवाद का टूल काम नहीं करेगा, वो काम नहीं आ सकता आपके। और जिन 2 विचारों का मैंने विचारधाराओं का जिक्र किया वो भी कुछ दूर तक आपके साथ आते। ये विश्वास का भी मसला है, आस्था का मसला है। जहां कोई चीज़ काम नहीं आती है वहां मनुष्य का आत्मबल काम आता है, वहाँ मनुष्य का विश्वास काम आता है। तो रचना को खोलते वक्त इन पहलुओं पर भी विचार करने की ज़रूरत होती है, इनको भी देखने और समझने की ज़रूरत होती है। देखिए कि राम की शक्ति पूजा में राम को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं निराला। बिल्कुल कृतिवास का जो बांग्ला रामायण है, कुछ प्रसंग वहाँ से उठाते हैं, मतलब वहाँ से प्रसंग मतलब कुछ घटनाएं जिस तरह की वहाँ हैं वो लेकर के आते हैं। बहुत देवी की आराधना करते हैं। कमल, जाहिर है कि कमल से पूजा होनी एक कम पड़ जाता है तो उनको याद आता है कि माँ राजीव नयन कहती थी। यह जो विश्वास का पूरा व्याकरण है, आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप तो इसे खारिज कर देंगे। मार्क्सवाद से व्याख्या करने जाएंगे तो आपको ये धर्म का प्रसंग लगने लगेगा और मार्क्सवाद का धर्म से जाहिर है कि उसकी दूरी है, वो उसको अस्वीकार करता है। फिर आप इस महान कविता की व्याख्या कैसे करेंगे?
आपको भारतीय संदर्भ में ही इस कविता के स्रोत देखने होंगे, उस विश्वास को देखना और समझना होगा, तब आप इस कविता के जो ऊंचाई हासिल करती है इस कविता, उसके सत्व तक पहुंच पाएंगे, देख पाएंगे। एक रैखिक नहीं, कविता की शुरुआत में मार्क्सवाद काम कर सकता है, बीच की पंक्तियों में काम कर सकता है, बीच की पंक्तियों में स्त्री विमर्श काम कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अध्येता को इसीलिए बहुत तैयार होने की ज़रूरत होती है। कवि और रचनाकार का काम खत्म हो जाता है लिखते हुए, वो अपने अनुभव से, तमाम चीज़ों से जो उनके भीतर इकट्ठा होता है और जो उनके पास प्रतिभा होती है, अध्यवसाय होता है, उसके बल पर वो एक चीज़ रच देते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन के अनुरूप ढालना, ले आना हम लोगों का काम होता है। मैं अक्सर एक घटना का जिक्र करता हूँ। ज्ञानेंद्रपति समकालीन हिंदी कविता के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविता है ट्राम में एक याद, विशुद्ध प्रेम कविता है। 1980 में ये प्रकाशित हुई थी कविता। 1980 वह दौर था जब हिंदी में एक तरह से प्रेम कविताओं पर पहरा था। लोग प्रेम कविताएं नहीं लिख रहे थे, सिर्फ क्रांति की कविताएं लिख रहे थे, परिवर्तन की कविताएं लिख रहे थे। उस दौर में ज्ञानेंद्रपति ने ट्राम में एक याद कविता लिखी, कलकत्ते की पृष्ठभूमि बनाई उस कविता में उन्होंने, और वो कविता स्मृति में आती है। चेतना पारिक कैसी हो, कहाँ हो कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे कभी देखती घास। चेतना पारिक अब भी कविता लिखती हो। बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन कविता खत्म होती है कि तुम्हारे दो तलुए जितनी जगह लेते हैं उतनी जगह खाली है, एक कंठ की जगह खाली है। इस तरह से उसकी आखिरी पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। जब एक दिन जब मैं पढ़ता था जेएनयू में, जब मैं विद्यार्थी था, एक दिन एक आयोजन था जिसमें दूसरे कवियों की रचनाओं को पढ़ना था, और मैंने तय किया था कि मैं इस रचना को पढ़ूंगा, और मैंने इसका पाठ किया। और पाठ कर जब मैं लौटा, उसी समय मेरे घर से फ़ोन आया, और फ़ोन में जो था उससे अनुमान लग गया कि मेरे पिताजी नहीं रहे, वो दिवंगत हो गए थे। अचानक ये कविता प्रेम कविता से बदल गई मेरे लिए। तुम्हारे दो तलुए जितनी जगह लेते हैं उतनी जगह खाली है, विराट धड़कन में एक धड़कन कम है, एक कंठ कम है। मुझे लगा जैसे मेरे पिता हैं इस कविता में, वो आ गए। अगर मैं किसी विचार विशेष से इस कविता की व्याख्या कर रहा होता तो मैं इस सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। वो कविता मेरी आत्मा का रसायन इस तरह नहीं बन पाती जिस तरह उस क्षण वो बन गई। तो बड़ी रचनाएं संभव है कि विचारधाराओं के आग्रह से लिखी गई हों, लेकिन वो अपनी व्याख्या में विचारधाराओं का अतिक्रमण कर देती हैं, वो सीमा का अतिक्रमण कर देती हैं। इसको हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के पास कुछ प्रश्न हो इससे संबंधित, तो अब हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सविता या जो भी हों, हम लोग कुछ चर्चा करें। कोई है आप में, या सब बंद करके सुन रहे थे? नहीं सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। तो सर बहुत अच्छा व्याख्यान है सर आपका, और सर बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया भी है। सर थोड़ा गोदान की जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दो समानांतर